मुख्य थीम था और इसी थीम के रिगार्डिंग हमने दृष्टि परिवर्तन, उसके बाद कर्म परिवर्तन, ठीक है, हाँ यस, व्यक्ति परिवर्तन, और उसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन हमने कल देखा है। और सांस्कृतिक परिवर्तन से हमने कल शाम की काफ़ी अच्छा अपने प्रेजेंटेशन भी किए हैं। काफ़ी क्रिएटिव माइंड से आपके माइंड ने जो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया तो काफ़ी हम बहुत प्रेरित हुए कि सही में आपने पकड़ लिया वो चीज़ें कि कैसे हमारा रिएक्टिव माइंड काम करता है और हमें किस दिशा में उस रिएक्टिव माइंड को लेके हमारे अंदर क्रिएटिव माइंड मोड में लेके जाना है। उसके पहले दिन भी हमने जो हमारी लाइफ स्टोरी या हमारी स्ट्रगल्स, हमारे होप्स क्या है लाइफ से, वो भी आपने अपने अपने गुटों में शेयर किया है। तो सब देखकर, सुनकर, आपके रिप्रेजेंटेशन देखकर, उसके पहले दिन में भी हमने जो कुछ भी अपनी गुट की जो भी आइडेंटिटी बनाई है उसके बारे में आपने जो ह्यूमन सिंबल्स बनाए थे, तो ये सब चीज़ें देखकर या सुनकर बहुत मन प्रसन्न हो रहा था और एक ऐसे रेजोनेंस में चले गए थे हम। और हमने कल भी बहुत सारा इसका अनुभव किया है, आपने सभी ने सब चीज़ों का अनुभव किया है कि हम किस रेजोनेंस में गए हैं। हम सही में हमारे व्यक्ति परिवर्तन के, हमारे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के रेजोनेंस में हम कल तक थे, शायद रात के 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक। लेकिन 11:30 बजे के बाद जो भी हुआ शायद वो रेजोनेंस हमने तोड़ा है। और हमारी रोज ये जो भी मेंटर्स है, हम जो 15-16 मेंटर्स हैं यहाँ पे, हमारी रोज मीटिंग होती थी 6 बजे, आपको पता होगा, आप खाना खा रहे थे बाहर और हमारी मीटिंग चलती थी। और ये त्रिरत्न का एक परंपरा रही है कि हर कन्वेंशन हो या हर शिविर हो, जो भी मेंटर्स होते हैं, धर्माचार्य हो या और कोई भी हो, जो लीडर्स होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग में तय किया जाता है कि कल का शेड्यूल कैसा हो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है शेड्यूल, बस एक मॉर्निंग की एक थीम फिक्स होती है, बाकी सब शेड्यूल्स हमारे मीटिंग्स में तय हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशंस क्या आती है और सिचुएशन को देख के क्या बदलाव करना चाहते हैं वो टीम डिसाइड करती है। और कल का जो 11:30 बजे के बाद का जो सेशंस था, हमारा सिर्फ इतना ही तय हुआ था मीटिंग में कि मैत्री गीत से सभी मेंटर्स लोग एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और मैत्री गीत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, और यही उम्मीद थी हमें। और जैसा ही मैत्री गीत खत्म हुआ, मैं चला गया, आर्य केतु भी चले गए, कुछ लोग रुके, और बाद का जो सेशंस हुआ वो मीटिंग के बाहर का था। और उस सेशन के वजह से जो रेजोनेंस हमने बनाया था 3-4 दिनों में, वो काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हुई उसकी। उन लोगों ने हमें शेयर भी किया है कि सर आपने जो 4 दिन में जो एक रेजोनेंस यहाँ पे निर्माण करने की कोशिश की, वो उस कल जो शाम में जो हुआ, रात में जो हुआ 11:30 के बाद, उससे कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, वो नाराज भी हो गए हैं, कुछ गर्ल्स है उसमें, कुछ बॉयज़ भी है। तो मैं उन तमाम जो भी नाराज हुए होंगे, जिनकी भावनाएं को ठेस पहुंची होंगी, जिनकी अपेक्षाएं भंग हुई होंगी, उस तमाम सभी लोगों को कुमार जी और मेरे तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूं कि ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए थी जो लोगों को तकलीफ दे। हम वही देख रहे थे कि हमारे बिहेवियर से किसी को तकलीफ ना हो। हम मानते हैं कि एक एनर्जी है आप में, ऊर्जा है, युवा है आप, एक जवानी का जोश है, लेकिन जवानी के ही जोश में हम स्मृति खो देते हैं। इसकी जागृति हमें होना जरूरी है। हम जिस रेजोनेंस में आए हैं वो रेजोनेंस कायम रखना ये अपनी हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रेजोनेंस किसी एक ने नहीं बनाया है, सिर्फ ये टॉक की वजह से कोई रेजोनेंस नहीं बना है। आप सभी लोगों ने जो कुछ भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, सुबह से लेके जो भी पूजा होती थी, जो माइंडफुलनेस के सेशंस हुए हैं, ग्रुप डिस्कशन हुए हैं, टॉक हुए हैं, आपका जो कंट्रीब्यूशन था, आपका जो पार्टिसिपेशन था, उन सब चीज़ों में एक रेजोनेंस बना है इस कन्वेंशन का। उस रेजोनेंस की गरिमा रखना ये हमारी जिम्मेदारी है।
और हम चाहते हैं कि आज लास्ट दिन हो तो भी ये रेजोनेंस को आप बनाए रखें, क्योंकि जो चीज़ें हम करना चाहते हैं हमारे जवानी के जोश में, उसके लिए तो 360 दिन पड़े हैं। 360 दिन आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये 5 दिन आपने आपके जीवन के जो निकाले हैं वो एक पर्टिकुलर अलग रेजोनेंस के लिए आपने निकाले हैं, और रेजोनेंस यहाँ पे निर्माण हुआ है, उसका ख्याल रखें तो मुझे लगता है कि आप सही दिशा में आप रिएक्टिव माइंड को क्रिएटिव माइंड की तरफ ले जा रहे हैं। तो सॉरी, किसी की भावनाएं अगर मेरे ये कथन से अगर कुछ दुखी होंगी तो उसकी भी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो आर्थिक परिवर्तन ये भी एक बुनियादी परिवर्तन है जिसकी हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी युवाओं की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं सही में चैलेंजिंग है। हम बहुत ही त्रस्त है उस समस्याओं को लेकर भी, और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस दौर से हम कैसे निकले। हमारी कुछ समस्याएं मैंने लिस्ट आउट की है, हो सकता है आपकी नजरिए से भी और कुछ समस्याएं हो सकती है। सभी समस्याओं की हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकेंगे टाइम की वजह से, लेकिन कुछ चंद ऐसी समस्याएं जो मुझे लगी कि वो समस्याएं ज़्यादा है, वो हो सकता है मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग है हो सकता है उसके रिलेट करती होंगी, लेकिन ये कॉमन भी हो सकती है, आपके मन में भी वही समस्याएं आ सकती है। एक तो है कि हम डिग्रियां ले रहे हैं, डिग्रियां दिन बाय दिन डिग्रियां बढ़ भी रही है डिग्रियां, लेकिन रोजगार भी घट रहे हैं और नौकरियां भी कम होती जा रही है। ये पहली समस्या है। उसके बाद हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, हम मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन हमें अवसरों की कमी है, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही कि हमारी जो मेहनत की है उस मेहनत को मैं मेरे पोटेंशियल किसी के पास रखूं या किसी को दिखाऊं, तो मेरे पोटेंशियल दिखाने की मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। हम बहुत जगह से हम प्रेरित होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन ये सपने बड़े हैं, लेकिन वो सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन उस सपने पूरे करने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी है। जो भी हम शिक्षा पा रहे हैं और जो भी हम कुछ आजीविका के लिए उद्योग करना चाहते हैं या नौकरी पाना चाहते हैं, तो वो शिक्षा और उद्योग में बहुत बड़ी दूरी है। और पांचवी बात यह है कि हम खुद का स्वयं रोजगार शुरू करने का डर है हमारे मन में, यानी फियर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको कहेंगे, कि हम खुद की आजीविका तैयार करने के लिए हम आगे नहीं आ रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, और ये सभी समस्याएं आर्थिक रूप से कनेक्टेड है, और इसका जो सॉल्यूशंस है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में ही हो सकता है। ऐसा मेरा तो भी विश्वास है, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी लिया है, कुमार जी से बताया कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर भी बात होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि खाली सब्जेक्ट चुनने के बाद ये डिस्कशन भी होता है कि इस पर क्या बात करें, लोगों को क्या बताएं, अपने पास क्या सॉल्यूशन है। ना हम खुद इकोनॉमिस्ट है तो हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। पहला सवाल तो मुझे यही पूछा गया कि क्या आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप इकोनॉमी पर बात कर पाएंगे। तो मैंने बोला मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, और ना मेरे पास ऐसी कुछ चीजें है कि मैं युवाओं को बता सकूं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी बाबा साहब की चंद बातें हैं, बुद्ध की चंद बातें हैं, उस पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बुद्ध और बाबा साहब क्या कहते हैं, और उसी की लाइन पकड़ के हम कुछ शेयर करना चाहते हैं हम आपके साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो हमें पहले समझ में लेना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहे। चाहे हमारे पास बहुत पैसा आए, हमारी आर्थिकता बहुत मजबूत हो जाए, उसे हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और क्या आइडिया हो सकती है हमारी आर्थिक परिवर्तन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक परिवर्तन यानी हमारी जो आजीविका हो वो इथिकल आजीविका हो, यानी इथिकल अर्निंग हो, मेरी नैतिकता के आधारित मेरी आजीविका हो। जो भी मैं कमा रहा हूं वो नैतिकता के आधार हो उसका। दूसरा, उससे मेरे पास पैसा भी आए, मुझे पैसा भी मिले उससे, उस आजीविका से। जिस मार्ग से मैं पैसा कमा रहा हूं, जिस मार्ग से मेरे पास पैसा आ रहे हैं,
उसका समाज में सम्मान भी करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि लोग मुझे अलग दृष्टि से या अलग नजरिए से देखें। लोगों ने मेरी आजीविका का सम्मान भी करना चाहिए। साथ में जिस आजीविका मैं कर रहा हूं उस आजीविका में किसी का शोषण भी ना हो, यानी किसी का शोषण भी नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात, जो मैं आजीविका कर रहा हूं, जिस आजीविका से मैं पैसे कमा रहा हूं, उस आजीविका से और लोगों को लाभ भी हो। तो ऐसे ये 5 एलिमेंट अगर हम हमारे आर्थिक परिवर्तन में डालते हैं तो सही में वो आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। पहली चीज कही है मैंने कि मेरी आजीविका नैतिकता के आधारित हो, यानी इथिकल बेस मेरी अर्निंग हो। दूसरी चीज, वो अर्निंग से मुझे पैसा भी आए मेरे पास। तीसरी चीज, उस अर्निंग का समाज ने और लोगों ने सम्मान भी करना चाहिए, यानी वो प्रेस्टिजियस भी हो या उसको इथिकली सम्मान भी हो उसका। चौथी चीज, लोगों किसी का भी उससे शोषण ना हो, उत्पीड़न ना हो। और पांचवी बात, लोगों को उसकी मदद भी हो, लोगों को उसका लाभ भी होना चाहिए उस आजीविका से। ये अगर 5 एलिमेंट हमारे अर्निंग में आते हैं या वे ऑफ अर्निंग में आते हैं, हमारे आजीविका में आते हैं, तो सही में उसे आर्थिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसमें हम इस दिशा से जा सकते हैं, हम इस दिशा से जाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि हम हमारे मानसिकता या हमारे ऊपर यही संस्कार हुए कि कुछ तो भी सर्विस पाए, सर्विस करें। गैर आपको लग सकता है कि आप तो सर्विस ही कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बिजनेस में उतरे। तो मैं मेरी कहानी अगर टाइम मिला तो बताऊंगा कि सर्विस के बाद भी मैंने क्या क्या बिजनेसेस करने की कोशिश की। अभी तक मैंने 30-40 लाख रुपए गंवा चुका हूँ बिजनेस के अंदर, लेकिन सफलता कुछ वजह से नहीं आई है, तो वो छोड़ो, लेकिन मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नौकरी के पीछे दौड़े। तो हम जॉब सीकर के जगह हम जॉब क्रिएटर बनने की अगर मानसिकता हम बनाते हो तो सही में ये आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब हम जॉब सीकर के जगह है जॉब क्रिएटर बने। हम जॉब मांगने वाले नहीं तो जॉब देने वाले बनेंगे, तब हम आर्थिक परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। हम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि बुद्ध ने क्या किया है। तो बुद्ध ने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है। बुद्ध का अर्थशास्त्र, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किए हैं, किताबें लिखे हैं। और बुद्ध ने सही में ये अर्थशास्त्र क्यों सिखाया है, हमें इतना ही पता है कि बुद्ध ने बस यही पढ़ा है, ध्यान करो, इथिकल जियो, निर्वाण प्राप्त करो, संबुद्धि प्राप्त करो, बुद्धत्व प्राप्त करो, शांति रखो, इतना ही बुद्ध ने कहा है, यही हमें पता है। लेकिन बुद्ध ने अर्थशास्त्र भी लोगों को सिखाया है। तो इतना ही नहीं कि सिर्फ ध्यान करो, निर्वाण प्राप्त करो और हो गया बुद्ध की शिक्षा। तो बुद्ध ने सही मायने में अर्थशास्त्र पढ़ाया है। बुद्ध ने एक बात जरूर कही है, बुद्ध ने कभी भी गरीबी का समर्थन नहीं किया है कि आप गरीब हो तो गरीब ही रहो, आप पैसा ना कमाओ, ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा है। तो इसका मतलब ये है। और बुद्ध ये भी कहते हैं कि इंसान गरीब होता है, ये भी उसका दुख का कारण है, यानी गरीबी भी एक दुख का कारण है, ये बुद्ध ने कहा है। जब हम कहते हैं कि ये संसार में दुख है, दुख के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गरीबी ये भी एक दुख का कारण है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो हमने ये समझना चाहिए कि सही में बुद्ध ने क्या कहा है। तो बाबा साहब ने भी कोट किए हैं, और बाबा साहब की बड़ी सुंदर एक टॉक है, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। अगर हमें बुद्ध को एक्सेप्ट करना है या कार्ल मार्क्स को एक्सेप्ट करना है, तो बहुत ही सुंदर भाषण है, किताब है बाबा साहब का। आपको टाइम मिले तो वो जरूर एक किताब पढ़े, और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पढ़े। 2 किताबों में से आपको बाबा साहब ने जो बात कही है बुद्ध के इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, वो काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके कि बुद्ध ने अर्थशास्त्र भी सिखाया है। तो बाबा साहब उस बुद्ध या कार्ल मार्क्स में कहते हैं कि बुद्ध क्या कहते हैं कि दुख का मूल कारण तृष्णा है।
दुख का जो मूल कारण है, जो बेसिक रीजन ऑफ दुख इज द तृष्णा, दैट इज द तलापन, हम क्या बोलते हैं, लालच बोलते हैं या लोभ कहेंगे या तृष्णा ही सही से कहें। फिर इसका जो समाधान है, ये तृष्णा से बाहर निकलने का जो समाधान है, वो बाबा साहब ने बताया है कि प्रज्ञाशील करुणा, ये है, ये वो तृष्णा के बाहर निकलने के रास्ते हैं। और बुद्ध का आर्थिक परिवर्तन इसी जरिए मन से शुरुआत होता है। अगर आर्थिक परिवर्तन करना है तो बुद्ध कहते हैं वो मन से होगा। अभी देखिए, बड़ी अजीब सी बात लगेंगी आपको कि आर्थिक परिवर्तन करना है तो भी मन से ही होगा, ये बुद्ध कहते हैं। और मैंने पहले ही दिन बताया कि धम्मपद की पहली गाथा ही वही है कि जो कुछ भी विचार निर्माण हो रहा है वो मन से ही हो रहा है। और बुद्ध यहां पर भी वही बात कर रहे हैं कि दुख का जो मूल है वो तृष्णा है, और तृष्णा को अगर खत्म करना है तो हमें प्रज्ञाशील करुणा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बुद्ध का आर्थिक परिवर्तन मन से ही शुरू होता है। अभी दूसरी बात बताई है बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स यही कहता है कि दुख का मूल कारण शोषण है, यानी तृष्णा ही है। तृष्णा के वजह से लोग शोषण करते हैं, लालच के वजह से लोग दूसरों का शोषण करते हैं और अपने कमाई बढ़ाने की काम करते हैं। तो लोगों की जो निजी संपत्ति है या जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था के बारे में बोलते हैं कार्ल मार्क्स की, जो एक तबका है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वही लोगों का शोषण करते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, और एक ही वर्ग के पास बहुत ज्यादा पैसा जाता है। जो गरीब है वो गरीब ही रहते हैं। और इसका समाधान कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि वो वर्ग संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो गरीब है और जो अमीर है उसमें एक संघर्ष होता है, और वो जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, जिनके पास ज्यादा संसाधन है, उनके समाधान गरीब लोगों को मिलना चाहिए, ऐसे कार्ल मार्क्स कहते हैं। अगर वो प्रेम से नहीं देते हैं तो उनसे छीन लेना चाहिए, चाहे वहां हिंसा हुई तो भी चलेगा, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। और इस प्रकार ही क्रांति करना पड़ेगा, इसी प्रकार हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन आर्थिक समानता लानी चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। बुद्ध भी कहते हैं कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, सभी के पास संसाधन होना चाहिए, सभी के पास पैसा होना चाहिए। और कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि सभी के पास समानता होना चाहिए, समान आर्थिक समानता बुद्ध भी एक्सेप्ट करते हैं और कार्ल मार्क्स भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञाशील करुणा के माध्यम से ही आर्थिक समानता लाना चाहिए, और कार्ल मार्क्स कहते हैं अगर वो प्यार से नहीं मानते हैं, मैत्री से नहीं मानते हैं, करुणा से नहीं मानते हैं, तो हिंसा करनी पड़ी तो भी चलेगी, लेकिन आर्थिक समानता किसी भी हालत में आनी चाहिए। तो यही में डिफरेंस है। और बाबा साहब आगे जाकर यही कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक परिवर्तन की जो बात करते हैं वो बाहरी व्यवस्था तोड़कर करना चाहते हैं, और बुद्ध आर्थिक समानता अंदर की बात तोड़कर करना चाहते हैं। जो अंदर की लालच है, तृष्णा है, उसको तोड़कर बुद्ध आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, और कार्ल मार्क्स बाहरी चीजों को तोड़कर आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। तो यही एक फर्क है। इसलिए बाबा साहब वो आखिरी में निष्कर्ष निकालते हैं कि काल मनुष्य को बदलने से पहले व्यवस्था बदलना चाहता है, और बुद्ध व्यवस्था बदलने के पहले मनुष्य को बदलना चाहते हैं। बस दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड बुद्ध। अभी हमें चूज करना है व्हाट वी वांट। हम दुनिया बदलने के बाद हम खुद को बदलना चाहते हैं, या खुद को बदलने के बाद दुनिया को बदलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां तक बाबा साहब ने क्लियर कट कहा है कि मैं कार्ल्स को भी मानता हूं, मैं कार्ल्स की आर्थिक समानता से 100% सहमत हूं। यहां तक बाबा साहब कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जो भी कह रहा है उससे मैं 100% सहमत हूं, लेकिन उसके तरीके या उसके जो साधनों से मैं सहमत नहीं हूं। जो साधन उन्होंने कहा है कि जो हिंसा करनी पड़ी तो भी आर्थिक समानता लाना चाहिए, इस पर मैं सहमत नहीं हूं। और बाबा साहब कहते हैं कि कार्ल मार्क्स आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, और बाबा साहब कहते हैं बुद्ध आर्थिक समानता के साथ साथ मानवता भी बचाना चाहते हैं।
तो वो जो डिफरेंस है कार्ल मार्क्स और बुद्ध का, इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैं कार्ल मार्क्स नहीं अपना सकता, मैं सिर्फ बुद्ध ही अपना सकता हूं। तो हमें भी यही हमारे पास चैलेंज है। हमको भी लग सकता है कि जो भी कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है, हमें भी जब पढ़ते वक्त हमें भी अच्छी लगती है। मैं भी जब कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगता कार्ल मार्क्स भी। लेकिन जब बाबा साहब जब लाइट डालते हैं बुद्ध के कि बेसिक डिफरेंस क्या है कार्ल मार्क्स और बुद्ध में, तब जाकर समझ में आता है कि सही में बाबा साहब ने सही चीजें पकड़ी है बुद्ध के इकोनॉमिक्स से। तो जो बुद्ध आगे कहते हैं बाबा साहब फिर कि बुद्ध ने सही में सम्यक आजीविका बताई है, और सम्यक आजीविका में बुद्ध 5 प्रकार की गलत आजीविका न करने की सलाह देते हैं कि हमारी आजीविका कैसी न हो। अरे कैसी हो इससे अच्छा कैसी न हो इसके बारे में बुद्ध कहते हैं। तो पहला बुद्ध आजीविका का क्राइटेरिया बताते हैं कि कैसी नहीं होनी चाहिए हमारी आजीविका। तो हमारी आजीविका हथियारों का व्यापार हमने नहीं करना चाहिए। जिस हथियारों से युद्ध किया जाता है ऐसे हथियारों का हमने व्यापार नहीं करना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया बुद्ध बताते हैं कि जहां जीवों की हत्या से जुड़े व्यवसाय हमने नहीं करना चाहिए। जहां पर भी जीवों की हत्या होती है उस टाइप के व्यवसाय हमने नहीं करनी चाहिए। तीसरा बुद्ध क्राइटेरिया बताते हैं कि नशीले पदार्थों का व्यापार हमने नहीं करना चाहिए। चौथा जो क्राइटेरिया बताते हैं बुद्ध कि धोखाधड़ी, दूसरों को फंसाने वालों के व्यवसाय हमने नहीं करनी चाहिए। और पांचवा बोलते हैं कि मानवीय शोषण नहीं होना चाहिए। हम जो भी आजीविका कर रहे हैं उसमें मानवीय शोषण नहीं होना चाहिए। तो यही है कि बुद्ध कहते हैं कि ये 5 प्रकार की जो आजीविकाएं है उस टाइप की आजीविका हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से जब जाएंगे तब हम ये कोशिश करें कि मेरी आजीविका इस 5 जो एलिमेंट्स बताए हैं तो उस एलिमेंट से मेरी आजीविका है या इसकी कुछ अलग है। दूसरा, जैसे बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य जो गरीबी है मनुष्य की, वो मनुष्य की गरीबी अपराध, हिंसा और मानसिक पतन को जन्म देती है। तो ये बहुत ही बुद्ध का मुझे जो पसंद आया सबसे ज़्यादा इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड को, जो हम अपराध करते हैं, हम जो हिंसाएं करते हैं, हमारा जो मानसिक पतन होता है वो गरीबी से ही होता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो हम समझिए कि एक बुद्ध का एक एग्जाम्पल दूंगा आपको कि बुद्ध के पास एक युवा गया था, एक युवक लड़का गया था और बुद्ध को बोल रहा था कि हे भगवंत, मैं रोज चोरी करता हूँ और मैं मेरे चोरी करने पर खुद को मैं रोक नहीं सक रहा हूँ। अरे मैं बहुत कोशिश करता हूँ, रोज मैं डिटर्मिनेंट करता हूँ, मैं रोज कोशिश करता हूँ कि मैं चोरी ना करूँ, लेकिन भी मुझे रोक नहीं सकता और मुझे रोज चोरी करना ही पड़ता है। तो बुद्ध ने उसको क्या सलाह दी होंगी? बुद्ध ने उसको ये नहीं कहा कि आप बैठो और मेरे सामने ध्यान करो, बैठो और कुछ अच्छी चीजें पढ़ो, ये नहीं कहा बुद्ध ने उसे। बुद्ध उसके साथ चले गए, बुद्ध ने उसको पकड़ा, अरे चलो मेरे साथ, और वो गांव में चले गए। वो कनिष्ठ जाति का था, इसलिए कोई उसको काम नहीं दे रहा था, उसके पास उसका गुजारे करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो चोरी करता था रोज। उस गांव में चले गए और लोगों को पूछा कि इससे आप परेशान है क्या? तो लोग बोलते हैं हाँ, इससे बहुत परेशान है, रोज चोरी करता है हमारे घर की। तो बुद्ध ने कहा है अगर आप परेशान है, अगर आप परेशानी खत्म करना चाहते हो तो इसको आज से आप काम दो, कोई तो भी आपके घर के या आपके जो भी खेती के जो भी काम हो वो काम दो, उससे काम करवा लो और काम का उसको दाम दे दो, जो भी हो। तो लोगों ने मान लिया, अभी बुद्ध बोल रहे हैं उसको काम दो, उससे काम करवा लो और उसको उसका जो भी वेजेस है वो दे दो। तो लोगों ने मान लिया और वो काम करने लगा उन लोगों के पास गांव के। तब से उसकी चोरी करना छोड़ दिया। तो इस छोटी सी एक एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि जो चोरी कर रहा था, जो अपराध कर रहा था, वो जिसका मानसिक पतन हो गया था, तो क्या उसकी नैतिकता
कम हो गई ऐसा नहीं है, तो उसकी गरीबी उसका अपराध का कारण थी। तो गरीबी ये अपराध को या हिंसा को या मानसिक पतन को जिम्मेदार होती है। तो इसलिए गरीबी का निर्मूलन करना यही धम्म का मुख्य काम है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका हमारा धम्म से कोई संबंध नहीं है। तो इस उदाहरण से यही समझता है हमें कि अगर उसके हाथ को काम मिला तब से उसने चोरी करना छोड़ दिया, इसका मतलब उसका गरीबी बंद हो गई, यानी गरीबी कम हो गई उसकी। और गरीबी कम होने से उसका जो अपराध करना था, उसको जो शीलों का आचरण नहीं कर पा रहा था, उसका वो करने लगा। तो यही शिक्षा हमें मिलता है कि अपराध का मूल नैतिक पतन नहीं है, तब आर्थिकता का अभाव यह भी एक अपराध का मूल हो सकता है। अगर हम हमेशा अपराध करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करें खुद को, हम देखें कि मुझे ये अपराध क्यों करना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी नीड है मेरी कि जो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मुझे अपराध की ओर जाना पड़ रहा है। वो थोड़ा हमें अगर आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम ये सब चीजें तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम जागरूक हो। तो इसके लिए हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि मेरे हाथ से जो अपराध हो रही है वो अपराध क्यों हो रहा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी मन की स्मृति, हमारी जागरूकता हमें और बढ़ाना पड़ेगा, उसकी रोजाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हम हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी, बाबा साहब का अगर फिलॉसफी देखते हैं या बाबा साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, तो बाबा साहब तो सही में आर्थिकता के बहुत हमें देखे हैं कि बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी जैसे ग्रंथ लिखा है। तो बाबा साहब ने काफी चीजें रखी है इकोनॉमिक के बारे में। तो बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा यह सब चीजों का जड़ है, जो भी हमारी गरीबी है उसका भी जड़ शिक्षा में है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, वो चीजें कही है। तो शिक्षा को बाबा साहब ने उनके लाइफ में, खुद के लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और हमें भी उन्होंने कहा है कि आप शिक्षा केवल डिग्री करके ना देखिए, तो उसकी अपनी क्षमता बढ़नी चाहिए, शिक्षा से हमारा स्किल बढ़ना चाहिए। इस तौर पे बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा से सिर्फ डिग्री मिलना और डिग्री से मुझे नौकरी मिले या कोई जॉब मिले, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं, उस शिक्षा से हमारी क्षमता बढ़े, सोचने की क्षमता बढ़े, हमारी कुछ करने की क्षमता बढ़े, हमारा खुद का पोटेंशियल बढ़े, हमारा माइंड का पोटेंशियल बढ़े, और हमारे कुछ तो भी स्किल हमारे अंदर डेवलप हो, वो शिक्षा के जरिए। सादा एक एग्जांपल दे सकते हैं। एक बच्चा होता है जो 90% पाता है, 90% पाता है, लेकिन उसके पास डिग्री बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा डिग्री होता है। तो वो डिग्री होने की वजह से वो जाता है जॉब पाने के लिए, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होता है। आपको भी पता है, आप भी टीचर देखते होंगे, बहुत एक पीएचडी होल्डर, डबल ट्रिपल पीएचडी किया हुआ लेक्चरर होता है, बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उसका टीचिंग आप देखते हैं कि उसको स्किल नहीं होता है टीचिंग का। एक टीचर होता है कि वो सेकंड क्लास जमते डिग्री होकर जाता है और लगता है, लेकिन उसका स्किल काफ़ी अच्छा होता है, तो उसका लेक्चर में ज़्यादा अटेंड करते हैं बच्चे। हमारा वर्धा में एक जेबी साइंस कॉलेज में 12वीं में था, तो हमारा सब्जेक्ट एक मराठी सब्जेक्ट था। तो मराठी सब्जेक्ट में जैसे कि बाइफोकल के सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, वेटर जैसे भी वोकेशनल सब्जेक्ट, उनको मराठी नहीं रहता है। तो हमारे क्लास में 80 बच्चे थे, लेकिन मराठी के जो पीरियड रहता था तब करीबन 250 बच्चे वो क्लास में बैठते थे, 250। तो वो मराठी सब्जेक्ट होकर भी उनके क्लास में फुल क्लास होता था, और जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास लगता था तो 50-60 बच्चे रहते थे। तो आप समझ सकते कि साइंस कॉलेज में साइंस पढ़ने वाले बच्चे मराठी में 250 बच्चे पढ़ते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स में 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या परिणाम है। तो ये टीचर का इफेक्ट है कि जो भी टीचर है उसकी क्वालिटी पढ़ाने की, तो स्किल जो है पढ़ाने का, वो भी एक मायने रखता है। तो 90% वाला बच्चा होता है, उसको कोई स्किल नहीं होता है, लेकिन डिग्री बहुत अच्छी होती है। एक बच्चा होता है जिसके पास 50% की डिग्री होती है, लेकिन काफी स्किल होते हैं, मल्टीटास्क उसके पास रहता है। तो हमें पता है कि जब इंटरव्यू में जाएंगे 2 लोग, तो किसको जॉब मिलेगा,
50% वाले या 90% वाले? तो 50% वाले को जॉब जल्दी मिल पाएगा, क्योंकि इट डिजर्विंग फॉर द डिफरेंट स्किल, उसके पास बहुत सारे स्किल्स है, अलग अलग स्किल के वजह से उसको जॉब मिलना भी कभी कभी आसान हो जाता है। तो आज जो स्थिति है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है, वो मार्कशीट से ज्यादा हमारे पास कौन सी स्किल सीट है ये इंपॉर्टेंट होती है, यानी मार्कशीट से हमारा स्किल सीट जो है वो इंपॉर्टेंट है। हम कितने टास्क रखते हैं, हमारे पास कितने स्किल होते हैं। तो आज मल्टी टास्क इकोनॉमी की जरूरत है, यानी सभी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, कुछ भी हो, वो ऐसा बंदा ढूंढते हैं इंटरव्यू में जिसके पास ज्यादा स्किल हो, यानी मोर स्किल हो, वैसा बंदा ढूंढते हैं। जैसा कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसके पास अगर एमबीए की डिग्री है तो उसको पहले ले लेंगे, सिर्फ खाली एमबीए है तो उसका सेकेंडरी सोचेंगे, यानी वो डबल सोचता है कि ताकि वो टेक्निकल में भी यूज आए और मैनेजमेंट में भी यूज आए। तो इस प्रकार हमारा मल्टी स्किल हमने डेवलप करना चाहिए हमारे एजुकेशन के जरिए, तो भी हम इस सर्वाइव कर पाएंगे और हमारा इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाएंगे। बाबा साहब के अगर विचार हम देखते हैं तो हम बाबा साहब एक विचारधारा के बहुत सपोर्टर थे और एक इकोनॉमिकल विचारधारा के बहुत अगेंस्ट में थे। जैसा कि आप प्रॉब्लम ऑफ रुपये अगर पढ़ते हो, अगर समय मिला तो कुछ चैप्टर्स उसमें से पढ़िए। बाबा साहब लेजेस फेयर इकोनॉमी के बहुत विरुद्ध थे। लेजेस फेयर इकोनॉमी जिसका मतलब सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण ना हो, मार्केट जो रहता है वो मार्केट पर सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, इस टाइप की जो इकोनॉमी हो उसको लेजेस फेयर इकोनॉमी कहते हैं। तो उस लेजेस फेयर इकोनॉमी के बहुत विरुद्ध थे, क्योंकि बाजार में कोई भी चीज लाती है कंपनी तो वो उसका प्राइस क्या है, उसकी लागत क्या है, उस पर और उसकी कॉस्ट क्या रख रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो कितना प्राइस लिख रहा है वो प्रोडक्ट पे, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहना। दैट इज लेजेस फेयर इकोनॉमी। कोई भी चीज में तैयार होगी कंपनी में, शायद उसको 5 रुपए लगे होंगे लेकिन वो डालेगा 150 रुपए प्राइस, तो उस पर सरकार का कोई नियंत्रण ना हो। कंपनी बोलेंगे कि मैं ये चीज 150 रुपए में बेचना चाहता हूँ मार्केट में, तो 150 रुपए में बेचेंगे वो, तो उस पर सरकार का कोई नियंत्रण ना रहना। तो ये इसको बोलते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी। तो ये लेजेस फेयर इकोनॉमी के बहुत बाबा साहब कट्टर विरोधक थे। तो बाबा साहब चाहते थे कि स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमी हो। स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमी का मतलब होता है हर चीज पे, बाजार पर या मार्केट पर सरकार का नियंत्रण हो। सरकार पहले ये जान ले कि वो चीज कितने रुपए में बनी है, कंपनी की लागत कितनी है, और कंपनी ने लागत के बाद कंपनी ने कितना प्रॉफिट लेना चाहिए और बाजार में उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ये सरकार तय करे। इस इकोनॉमी बाबा साहब चाहते थे, यानी वो प्रोडक्ट की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करे, कंपनी में काम करने वाले लोगों का वेतन गवर्नमेंट डिसाइड करे, ये सब चीजें, कंपनी में वर्किंग आवर्स कितने हो ये भी गवर्नमेंट तय करे। तो इस टाइप की जो इकोनॉमी है जिसको स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमी कहते हैं, तो उस इकोनॉमी के बाबा साहब समर्थक थे। तो और इसका ही परिणाम हम आज देख रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है उन्हीं के पास ज्यादा पैसा जा रहा है, जिनके पास पैसा है, गरीब है, वो गरीब के गरीब ही है, और ये दरी दिन बाय दिन बढ़ते जा रही है। जो अमीर लोग हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब ही होते। अभी यो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ये इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन के दौर आया है। तो ये बाबा साहब की जो स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमी को नहीं स्वीकारा है भारत में, इसीलिए वो दौर भारत में भी आया है। तो ये बाबा साहब की जो इकोनॉमिकल थिंकिंग है सही में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली थिंकिंग है, और यही थिंकिंग हमें भी अपने में अडॉप्ट करना है। तो ये इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि 3 स्तर पर हो सकता है, उसके कोई स्तर हो सकते हैं। तो पहला स्तर हो सकता है एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इंडिविजुअल स्तर पर हो सकता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर का मतलब जैसा हम बोल सकते हैं कि हमारे मेंटल स्टेट पर भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे हमारी कमाई कितनी है और हमारा खर्चा कितना है, इसका बैलेंस हम खुद रखें, यानी मेरी कमाई कितनी है और मैं खर्चा कितना चाहता हूं, ये इस पर हम खुद
नियंत्रण लाए। दूसरा ऐसा है कि मेरे अंदर जितने भी ज़्यादा स्किल डेवलप कर सकूं उतने ज़्यादा स्किल डेवलप करें। तो ये हमारा व्यक्तिगत स्तर पर हम इस प्रकार के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इंडिविजुअल लाइफ में हम ला सकते हैं। हम जितना हो सके नशे से दूर रहे, यानी फ्री फ्रॉम एडिक्शन, अगर वो करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये ऐसे छोटी छोटी बातें जो है जो हमारे इकोनॉमी, खुद की पर्सनल इकोनॉमी को हम स्टेबलाइज कर पाएंगे। दूसरा जो स्तर हो सकता है वो सामूहिक स्तर हो सकता है, जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी कहेंगे, कि सामूहिक स्तर पर भी हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसा कि कोऑपरेटिव बिजनेसेस हम शुरू कर सकते हैं, कि जैसा कि 50 लोग इकट्ठा आए, जैसे यहाँ पे 150 लोग हैं, हम सोचे कि हर एक के अगर कोई 2 या 3 दोस्त हो तो उनको मिला के जोड़ के अगर हम 150 की जगह 5 से लोग एक ग्रुप तैयार करते हो और मंथली अगर 100 रुपए भी हम कंट्रीब्यूट करते हो इस ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, कोऑपरेटिव बिजनेस के लिए, तो हमारे पास महीने का कम से कम 500 लोगों का 100 रुपए, 100 रुपीज अगर हम सेविंग करते हो तो 50,000 रुपये मंथली आ जाएगा। या 200 रुपये करते हैं तो 1 लाख रुपए मंथली आ जाएगा। 12 महीने के बाद हमारे पास 12 लाख का कैपिटल होगा, उससे हम कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा एक ही धोखा है कि हमारे बिजनेस फिर कोलैप्स हो जाते हैं, हमारे झगड़े हो जाते हैं लीडरशिप के लिए, कौन प्रमुख रहेगा। तो ये बताने के पहले इसके लिए हमने 4 ट्रांसफॉर्मेशन देखे इसके पहले, कि हम पहले सबसे पहले दृष्टि परिवर्तन करें, बाद में कर्म परिवर्तन करें, बाद में व्यक्ति परिवर्तन करें, बाद में कल्चरल परिवर्तन करें। अगर कल्चरल परिवर्तन में हमने देखा है कि हमें नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व का मतलब सेवा है, सर्विस देना है लोगों को। अगर इस कंसेप्ट को हम पकड़ते हैं, अगर हम कर्म परिवर्तन में हमारी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ आते हैं, अगर हम बुद्ध की राह पर चलते हैं, हम पंचशील का पालन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपस में कुछ झगड़े हो जाएंगे और हमारा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे कोऑपरेटिव बिजनेसेस हम शुरू कर सकते हैं। 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा आके हम ऐसे कोऑपरेटिव बेस पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम स्किल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, यानी एक साथ एक कोई एनजीओ बना के, जैसे कि मैंने सुना है यहाँ पे कि वो नासिक के जो लोग आए हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, एनजीओ बनाया है उन्होंने और समाज की सेवा का भी काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के एनजीओ बना के हम कुछ बिजनेस करते हैं। जैसे आर्य केतु है, आर्य लो का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो काफ़ी लोगों को उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। 1000 स्टूडेंट हर साल उनसे ट्रेनिंग लेते हैं और काफ़ी 25-30 लोगों को वो जॉब दे सके, दूसरे लोगों को जॉब दे सके, तो जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार का सामूहिक स्तर पर हम कम्युनिटी इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं। तीसरा स्तर है सामाजिक स्तर, यानी सोशल बेस इकोनॉमी भी हम तैयार कर सकते हैं। सोशल बेस इकोनॉमी में हम देख सकते हैं कि समाज में एजुकेशनल ड्रॉप आउट जो है वो रोकने के लिए हम समाज को जन जागृति करने की मुहिम हम चला सकते हैं। बहुत सारा एजुकेशनल ड्रॉप आउट होता है, हम बहुत सीना तान के कहते हैं कि हमारी सोसाइटी एजुकेशन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, सब झूठ है। आपको गलत लगेगा, मेरे से एग्री नहीं होंगे बहुत सारे लोग। मैंने कई भाषणों में सुना है कि अभी एजुकेशन में कोई लोग हो ऊपर तो बस ब्राह्मी, उसके बाद बुद्धिस्ट। रॉन्ग परसेप्शन है, आप रिसर्च करके देखिए। मैं मेरे कॉलेज में 1200 बच्चे होते हैं, 1200 बच्चे 11-12 के। 1200 बच्चे में से जितने भी हर साल 50 बच्चे या 100 बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग अच्छे NIT कॉलेज में जाते होंगे, उसमें एक आधी बच्चा SC का होता है, एक आधी। और 90% वाले 96-97% वाले बच्चे मेरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 11th में। 12th में जाके उनका परसेंटेज ड्रॉप आउट होकर 50-40 और अच्छे सब फाइनेंशियली साउंड, सब कुछ चीजें साउंड होने के बावजूद भी ये स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल जो परसेप्शन हमारे दिमाग में डाला है कि बस उसके बाद हमारा ही नंबर है। हायर एजुकेशन में अगर देखेंगे तो हमारा जो परसेंटेज है बहुत कम है। जैसा IITs जो भी कॉलेजेस है उसमें अगर देखेंगे आप, कोई भी IIT के कोई लेक्चरर हो तो उनको पूछिए कि जो कटआउट होता है वो कटआउट न होने के वजह से कई IIT की जगह खाली जाती है।
यानी जितना मिनिमम मार्क्स लेना चाहिए एडमिशन के लिए उतने न मिलने के बाद शेड्यूल कास्ट की कई आईआईटी की जगह खाली रहती है। तो कौन कहता है कि हम एजुकेशन में बहुत आगे जा रहे हैं? तो ये गलत चीजें हमारे दिमाग में बम्बार्ड हो रही है कि एजुकेशन में हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसा नहीं है। तो ऐसा एक मेरा हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग, जो भी मेरे पास जो डेटा है वो डेटे के बेस पर मैं कह रहा हूं। हो सकता है बाकी लोगों के पास और कुछ डेटा हो सकता है, वो डेटा इससे अच्छा करेक्ट भी हो सकता है। डेटा है, जिस सोर्स से भी डेटा मिला होगा उस वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ये मेरा परसेप्शन है। दूसरा, हम सामूहिक जैसे कि स्टडी सर्कल चला सकते हैं, सामूहिक लाइब्रेरी चला सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं। तो इस टाइप के हम सामाजिक स्तर पर भी कुछ हेल्प कर सकते हैं। हमारा अपना टीबीएम वर्धा का सेंटर है, वहाँ पे हमारे हॉस्टल्स है, उसमें हम लाइब्रेरी चला रहे हैं। 24 आवर लाइब्रेरी शुरू रखते हैं हम, 24 आवर। जिसको रात को भी पढ़ाई करना है उनको लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी सब व्यवस्था हम देते हैं उनको, सब व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट में, नो मनी, कुछ नहीं। जो भी रिक्वायरमेंट है उनको हम देते हैं। तो उसके लिए लाइट बिल है, जो भी चीज़ें है, समाज के 10 लोगों को हमने पकड़े हैं और उन लोगों को कहते हैं कि ये भी जो भी आएगा उसको कंट्रीब्यूट करो, तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी तक करीबन 150-200 बच्चे उस लाइब्रेरी से पढ़ाई करते हुए सर्विस पर ज्वाइन हुए, गवर्नमेंट सेक्टर में गए हैं। तो काफ़ी उसका आउटपुट मिल रहा है। तो इस टाइप के हम स्टडी सर्कल चला सकते हैं, लाइब्रेरी चला सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए हम शिक्षा फंड भी निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि नासिक का ग्रुप का मैंने जिक्र किया है। वो लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को, जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, उन बच्चों को जो ड्रॉप आउट न होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और एनजीओ के थ्रू उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार के चीजें हम अगर करेंगे, और बहुत सारे लोग हैं कि उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, शिक्षा की हो या कोई बाहर कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते तो उसकी जानकारी भी नहीं होती बहुत सारे बच्चों को। तो इस सभी की जानकारी देने के लिए भी हमने सामूहिक स्तर पे अगर काम किया तो हम सही मायने में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम अगर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं तो सही में हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैंने आर्थिक परिवर्तन की बात रखने की कोशिश की, मुझे और कुछ बातें बताना था लेकिन टाइम की वजह से मैं यही रुकना चाहता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इसका रिलेशन जो है इसके इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो काफ़ी गहरा हो सकता है, वो भी बाबा साहब की विचारधारा के साथ, लेकिन समय के वजह से वो मैं नहीं बात करना चाहूँगा। तो हमने देखने की कोशिश की आज की जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की मानसिकता बनाए, ताकि हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मल्टी स्किल पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करें, कोऑपरेटिव बिजनेस निर्माण करने की कोशिश करें और सम्यक आजीविका के आधार पर हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करें, और हमारे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से समाज के उत्थान के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। जो भी सेटल है, अच्छे नौकरी है, अर्निंग सोर्स अच्छे है, उन लोगों ने कम से कम समाज, हम नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। समझो एक आदि बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया उसने, अच्छा इनकम है, 2 लाख 3 लाख इनकम है, तो उनके वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं सर, हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, ओपीडी रहती है, हॉस्पिटल रहता है, हमारे पास वी हैव नो टाइम। लेकिन कम से कम समाज के लिए कंट्रीब्यूट तो कर सकते हो। हम टाइम नहीं दे सकते तो आप मनी तो जनरोसिटी से दे सकते हैं। हमारे डॉक्टर, वर्धा के एक डॉक्टर है, डॉक्टर लोकरे करके, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दोनों भाई हैं, अच्छे रिलेशन है मेरे उनके साथ। तो बहुत बिजी रहते हैं, सांगी का बड़ा हॉस्पिटल है उसमें बिजी रहते हैं, खुद की उनके हॉस्पिटल से उसमें भी, तो उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन काफ़ी बाबा साहब के विचार से प्रभावित है, तो वो हमेशा बोलते हैं सर कुछ रहा तो हमें बताना। तो हम जब भी शिविर होते हैं तो हम बोलते हैं सर कुछ दान दे सकते हैं, तो बिल्कुल जनरोसिटी से 20,000 30,000 रुपये का चेक आसान से दे देते। तो हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो हम कम से कम जनरोसिटी से, हमारे पास अगर हमारी इकोनॉमी अगर अच्छी है तो ऐसे जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या बाबा साहब का काम जो आगे लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों को कम से कम हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जो जैसे एनजीओ है
तो ऐसे एनजीओ को हेल्प कर सकते हैं कि जिसके जरिए लोगों को एजुकेशनल ड्रॉप आउट कम करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप में से कई लोग आगे जाकर बहुत आपकी इकोनॉमी इस्टेब्लिश हो। उसके बाद ये ध्यान में रखें कि अगर हम समय नहीं दे पाते तो कम से कम इकोनॉमिकल सपोर्ट करें ताकि ये कारवां आगे चलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ और जितना भी मुझे संभव हुआ इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी कुछ बातें मैं रख पाया हूँ उससे आपने ग्रहण किया शांति से और शांति से सुना। जबकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ उसके बावजूद भी आपने मुझे इसके बारे में सुना, तो मैं तहे दिल से आपका बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और यही रुकता हूँ। धन्यवाद।